हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी 1000 प्रश्नों की श्रृंखला जिसे हम कहते हैं यूपी पैट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी शुरू किए जा चुके हैं, जिसमें हमारी 5 क्लासें हो चुकी हैं। ये हमारी 6 क्लास हो। आपके लिए थंबनेल भी प्रस्तुत है 6 क्लास का, जीके और जीएस के। करंट अफेयर्स की क्लास के लिए हम कई लोग कमेंट्स भी आ चुके हैं कि सर करंट अफेयर्स की क्लास करा दीजिएगा। जैसे कि जुलाई में 2 करंट अफेयर्स की क्लास रखेंगे, कंप्लीट करंट अफेयर्स जुलाई की। उसके बाद सितंबर करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे और अक्टूबर की 15 अक्टूबर तक की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेंगे। जून के करंट अफेयर्स लेंगे और ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो मई के भी करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन को ले लेंगे और यहीं से आपका प्रश्न आएगा। तो कुल मिला के करंट अफेयर्स के ज्यादा क्वेश्चन नहीं तैयार करने हैं, यानी कि 300 से लेकर 400 प्रश्न अगर हम करंट अफेयर्स में तैयार कर लेते हैं तो हमारे यूपी पैट में 10 प्रश्न बिल्कुल आपके आ जाएंगे और 10 नंबर आपके आ जाएंगे। बल्कि वैसे तो करंट अफेयर्स में देखा जाए तो एक मंथ में कम से कम 5000 से ज्यादा प्रश्न बनते हैं। तो मैं उन सभी को हटाकर मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी हमारे प्रश्न बनते हैं, जैसे कि 300 से लेकर 400 अगर प्रश्न पढ़ेंगे हम चारों मंथ में 100 प्रश्नों में, तो हमारा काम यहाँ से 10 नंबरों का हो जाएगा पूरी तरह से। तो 6 क्लास में देखते हैं कितने क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं 5 क्लासों में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है हमारा 103, यानी कि 102 क्वेश्चन हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। अब ये क्वेश्चन हमारा है जो 103 का है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक जैव विविधता हॉट स्पॉट नहीं है, यानी कि जैव विविधता हॉट स्पॉट नहीं है। तो पहले तो हम यही समझेंगे कि भारत में कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट है। तो भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट है। कितने हैं आपके? तो 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट है। इसमें से हिमालय आता है, बिंद आपका नहीं आता है, आपका इंडो बर्मा क्षेत्र आता है, पश्चिमी घाट आपका इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए बिंद भी नहीं आता और यहाँ पे लिखा हो पूर्वी घाट, तो आपका वो भी नहीं आता है। तो देखिएगा 3 तो आपके पास में है, चौथा कौन सा होगा? सुंदरबन। सुंदरबन, तो सुंदरबन हमारा चौथा पॉइंट है जो इन आपके हॉटस्पॉट क्षेत्रों की श्रेणी में आता है। ये उन भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं जिसमें सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जैव विविधता। तो जैव विविधता दिवस जो है वो हम कब बनाते हैं? 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में हम बनाते हैं। और अगर बात करें कि जैव विविधता जो दिवस है वो विदेशों में ही बनाया जाता है, तो आपके लिए इंडियन तारीख में 22 मई की बात कर सकते हैं यहाँ से। तो 22 मई को बायोडायवर्सिटी दिवस हम बनाते हैं। तो देखिएगा बिंद भी नहीं है और आप अगर कहें तो पूर्वी घाट भी जैव विविधता की श्रेणी में नहीं आता है। सुंदरबन की बात करेंगे तो सुंदरबन जैव विविधता का क्षेत्र है और मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा आपके कहां पर पाए जाते हैं? तो सुंदरबन के डेल्टा में पाए जाते हैं, और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और आपके पश्चिम बंगाल के अंतर्गत ये आता है। और सबसे ज्यादा जैव विविधता जो है वो कहां पर पाई जाती है? वनों में। अब प्रश्न ये भी बन सकता है पेपर में कि कौन सा नेशनल पार्क ऐसा है जिसमें सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, यानी कि बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। तो देखिएगा साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये हम कह सकते हैं शांत घाटी नेशनल पार्क एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। कहां पर है? आपके केरल राज्य में है। किस राज्य में है आपके? तो केरल राज्य में है, जिसमें सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है आपके। ठीक है, तो जैव विविधता के जो क्षेत्र हैं उसमें हिमालय आता है, इंडो बर्मा क्षेत्र आता है, पश्चिमी घाट आता है और सुंदरबन आता है। लेकिन अगर बात करेंगे तो बिंद भी नहीं आता और पूर्वी घाट भी आपका नहीं आता है जैव विविधता के क्षेत्र में। अब प्रश्न बनता है कि जैव विविधता दिवस कब बनाते हैं? तो 22 मई को बनाते हैं जैव विविधता दिवस। और भारत में सबसे अधिक जैव विविधता किस नेशनल पार्क में पाई जाती है, किस घाटी में पाई जाती है? तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं शांत घाटी नेशनल पार्क, जो आपके कहां पर है? केरल में है। इसमें सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। वैसे अगर हम बात करेंगे सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो वनों में पाई जाती है। ठीक है, कहां पर पाई जाती है? वनों में पाई जाती है। तो आप बताइएगा कि अंतरराष्ट्रीय वन दिवस कब बनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय वन दिवस या वानिकी दिवस बोले तो 21 मार्च को हम अंतरराष्ट्रीय वन दिवस के रूप में बनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप इस बात को।
चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए हरित गृह गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई है? कौन सी पद्धति अपनाई गई है? CDM, BDM, EIDS या उपयुक्त में कोई नहीं। सबसे पहले तो अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग को हम बोलते हैं भूमंडलीय ऊष्मीयकरण। भूमंडलीय ऊष्मीयकरण के नाम से इसको हम जानते हैं। और इसके लिए जो सबसे हानिकारक जो गैस होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक प्रभावित गैस है ग्रीन हाउसों के लिए। और अगर बात करेंगे तो उसके बाद हम कह सकते हैं जलवाष्प, मीथेन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बोल सकते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ये सब कैसी गैसें हैं? तो ये सब आपकी गैसें जो हैं वो आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं ये सभी। तो ग्रीन हाउस गैसें जो हमारी होती हैं वो क्या करती हैं? वातावरण को बहुत अधिक प्रदूषित करती हैं। तो नियंत्रित करने के लिए कौन सा प्रदूषण किया जाता है? कौन सा प्रदूषण इसको नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो आपका यही CDM प्रदूषण जो है वो आपका नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो CDM का प्रयोग करते हैं। और जो आपके भूमंडलीय ऊष्मीकरण को जो सबसे अधिक प्रभावित करती है उसमें सबसे पहले नंबर पर आती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आती है जलवाष्प, मीथेन, CFC, नाइट्रस ऑक्साइड। ये सभी गैसें आपके यहाँ पर आती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करेंगे तो ओजोन भी क्या है? आपके एक ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिएगा अगला प्रश्न क्या है? कह रहा है हाइपोकैलमिया किसकी कमी से होता है? ठीक है, अब देखिएगा हाइपोकालमिया किसकी कमी से होता है? आयोडीन, आयोडीन की कमी से क्या होता है? आपके रिकेट्स होता है। ठीक है, क्या होता है? रिकेट्स। रिकेट्स बोले या हम बोल सकते हैं घेंगा रोग, ये आपकी आयोडीन की कमी से होता है। लौह की कमी से, कैल्शियम की कमी से, क्या होगा आंसर? पोटेशियम की कमी से होता है। हाइपोकैलमिया रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है? आपकी पोटेशियम की कमी से होता है। सोडियम व पोटेशियम दो ऐसी एलिमेंट्स हैं जिन्हें किससे काटा जा सकता है? चाकू से। ठीक है, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है, जैसे कि सोडियम Na और पोटेशियम की बात करेंगे तो K। इन्हें चाकू से काटा जा सकता है, इसमें आयोडीन शामिल नहीं है। ठीक है, और लौह पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली दूसरी मात्रा की धातु है। तो सेकंड मेटल है जो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। फर्स्ट की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम होगी। ठीक है, कैल्शियम व फास्फोरस हमारी हड्डियों में होता है। ओके, सभी को पता भी होगा ये हड्डियों में आपके होता है। ठीक है, प्रश्न है कि विश्वव्यापी वेब का आविष्कार किस वर्ष में किया गया? तो वेब की अगर बात करेंगे तो देखिएगा WWE, वर्ल्ड वाइड वेब। तो WWE का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? प्रश्न ये है आपके, किसके द्वारा किया गया? टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया। टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था 1989 में। कब किया गया था? तो 1989 में किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया था? 1961 में, 1974 में, 1986 में या 1992 में? क्या आंसर होगा? 1986 में। पर्यावरण के लिए एक संगठन है जिसे हम कहते हैं UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। क्या होगा? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम होता है, जिसकी स्थापना की बात करेंगे तो 5 जून, और 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस भी बनाते हैं। 1972 की बात करेंगे, मुख्यालय नैरोबी। नैरोबी की अगर बात करेंगे तो नैरोबी कहां पर है? आपकी केन्या। तो केन्या की कैपिटल है नैरोबी। और अंतरराष्ट्रीय यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो मुख्यालय वो कहां पर है? आपके नैरोबी के अंतर्गत आता है। 5 जून 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। ओके,
और 5 जून को हम क्या बनाते हैं, पर्यावरण दिवस के रूप में बनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस बनाते हैं, सभी को पता होगा, पर्यावरण दिवस के रूप में बनाते हैं। तो आंसर क्या होगा हमारा 1986। और अगर बात करें, देखिएगा, जैसे आपकी अगर बात करें एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आता है हमारा, एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आता है हमारा, तो ये प्रोजेक्ट आपका आता है 1992 में। एलिफेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत 1992 में की गई थी। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर की अगर बात करेंगे तो 1973 में। वन्यजीव वर्ल्ड वाइड बात करेंगे, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की बात करेंगे, 1972 में आया था। हिम तेंदुआ, ये तेंदुआ प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो 2009। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है हमारा, इसमें पर्यावरण प्रोजेक्ट भी शामिल है, यानी कि जिसको हम कहते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। ठीक है। जल संरक्षण अधिनियम की बात करेंगे तो 1974 में आया था जल संरक्षण अधिनियम आपके। ठीक है। तो पर्यावरण की अगर बात हमने करी है तो ये देखिएगा, कुछ हमने और भी स्टैटिक में पढ़ लिए हैं, तो यहाँ से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कह रहे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व आदर्श जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित है, किस देश के संविधान से उधार लिए गए हैं? क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया के, कनाडा से, जर्मनी से या फ्रांस के संविधान से उधार लिए गए हैं? तो बताइए कहाँ के संविधान से उधार लिए गए हैं? ठीक है। तो कहाँ के संविधान से उधार लिए गए हैं? देखिए, ऑस्ट्रेलिया से अगर हम बात करें, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया से पहले बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया से ली गई है आपकी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची की जो अवधारणा है वो आपके ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की गई है। कनाडा से अगर बात करेंगे, अपशिष्ट शक्तियां, अपशिष्ट शक्तियां ली गई हैं कनाडा से। उसके बाद जर्मनी से बात करेंगे तो आपातकालीन, आपातकालीन उपबंध जर्मनी से लिए गए हैं। और उसके बाद बात करेंगे तो समानता, एकता, स्वतंत्रता, बंधुत्व कहां से, आपके फ्रांस से लिए गए हैं। आप बताइए कि जो आपातकालीन जो उपबंध है, भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो आपातकालीन उपबंध भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भारतीय संविधान में कुल मिलाकर कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में पहले 22 थे, अब मिलाकर कुल मिलाकर 25 भाग हो गए हैं। तो भारतीय संविधान के किस भाग में है, ये आप कमेंट्स बॉक्स में हमको बताइएगा। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ले ली है, कनाडा से हमने अपशिष्ट शक्तियां ले ली हैं, जर्मनी से आपातकालीन सिस्टम ले लिया है। और अगर बात करेंगे तो फ्रांस से बात अगर करते हैं तो फ्रांस से हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा को ग्रहण किया है। ठीक है। वैसे तो आपके बहुत सारे पॉइंट हैं विभिन्न देशों से, जैसे अगर हम इसमें बात करें यूएसए से, यूएसए से हमने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमने मूल अधिकारों को लिया है, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मूल अधिकारों को लिया है। उसके बाद अगर बात करें यूएसएसआर, संयुक्त राज्य, संयुक्त सोवियत संघ रूस बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सोवियत संघ रूस बोल सकते हैं। इससे हमने क्या लिए, मूल कर्तव्यों को लिया था, मूल कर्तव्यों को लिया था, पंचवर्षीय योजनाओं को लिया था, पंचवर्षीय योजनाओं को यहीं से ग्रहण किया था। ठीक है। ओके, ध्यान रखिएगा इन चीजों को, पंचवर्षीय योजनाओं को भी हमने यहीं से ग्रहण किया था। तो ऐसे बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट बनते हैं। ठीक है। ये देखिएगा, ये याद रखिएगा और ये याद अच्छे से रखिएगा। बाकी ये आपके है, तो आपको ये बताना है कि आपातकालीन जो उपबंध है वो भारतीय संविधान के किस भाग में अंतर्गत आते हैं। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि नागर, द्रविड़ व बेसर का संबंध किससे है? ये आपको पता है, नागर, द्रविड़, अगर आपने हिस्ट्री को अच्छे से स्टडी किया होगा तो आपको पता है कि ये मंदिरों से संबंधित शब्द होते हैं।
इनकी जो शब्दावली होती है वो किससे संबंधित होती है, आपके मंदिरों से संबंधित होती है। तो देखिएगा इसमें जो मंदिरों वाला जो ऑप्शन होगा वही क्या है, राइट आंसर है। तो देखिएगा भारतीय मंदिर वास्तुकला की 3 प्रमुख शैलियां हैं। ठीक है, कितनी है, 3 प्रमुख शैलियां हैं भारतीय मंदिर वास्तुकला की, तो उसी से क्या है, संबंधित है। ये आपके जैसे पल्लव वंश हो गया, चालुक्य वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया, गुप्त वंश हो गया, उसमें कुछ इस प्रकार की शैलियों को देखा गया है जिनसे क्या होते थे, मंदिर बनाए जाते थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 3, यानी कि मंदिरों से संबंधित जहां भी आपको मंदिर दिख जाए वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, अमीर खुसरो किस शासक के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे? तो किस शासक के अंतर्गत आते थे, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या अलाउद्दीन खिलजी? किसके अंतर्गत आते थे, यानी कि सबसे पहले इन्होंने बलबन के पुत्र के शासन काल में भारत आए थे, यानी किसके अंतर्गत आए थे, बलबन के अंतर्गत आए थे। तो मोहम्मद बिन, जो आपका अमीर खुसरो जो थे, उनका जन्म हुआ था 1253 में, उत्तर प्रदेश के एटा कासगंज जिले में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने मुहावरों का आविष्कार किया, मुकरियों का आविष्कार किया, ऐसे बहुत सारे संगीत का भी इन्हें जनक कहा जाता है। तो अमीर खुसरो ने कुल मिलाकर 6 से 8 सुल्तानों का शासन देखा था, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बताया गया है, तो मैक्सिमम 8 का शासन देखा था। इनके गुरु का जो नाम था निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया कौन थे, अमीर खुसरो के गुरु थे। ठीक है, गुरु कौन थे इनके, निजामुद्दीन औलिया। निवाजुद्दीन औलिया के शिष्य थे, और निवाजुद्दीन औलिया ने ही इन्हें हिंदुस्तान का तोता कहा, यानी कि तूते हिंद या हिंदुस्तान का तोता, हिंदुस्तान का तोता, अमीर खुसरो को कहा जाता है हिंदुस्तान का तोता। और निवाजुद्दीन औलिया ने इन्हें हिंदुस्तान का तोता के साथ में एक उपाधि और दी थी जिसे कहते थे तुर्क अल्लाह। तुर्क अल्लाह की उपाधि से भी सम्मानित किया निवाजुद्दीन औलिया ने, किसे, अमीर खुसरो को सम्मानित किया था। ठीक है, तो अमीर खुसरो किसके समय में आए थे, तो देखिएगा दिल्ली सल्तनत के काल में भारत रहे थे। और दिल्ली सल्तनत की अगर बात करेंगे तो दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश है उसे कहते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद दूसरा वंश खिलजी वंश आ गया। खिलजी वंश के बाद में अगर बात करेंगे तो तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद बात करेंगे तो सैयद वंश। ये देखिएगा कुछ वंश थे। और सैयद वंश के बाद में बात करेंगे तो लोधी वंश। तो दिल्ली सल्तनत के कुल 5 वंश थे। इन 5 वंशों के अंतर्गत अमीर खुसरो ने यहाँ पर क्या करा, शासन किया। इन 5 वंशों के अंतर्गत अमीर खुसरो ने यहाँ पर 8 सुल्तानों के अंतर्गत कार्य किया। तो जिसके दरबारी कवि के रूप में कार्य किया वो कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि के रूप में कार्य किया था इन्होंने यहाँ पर। और अगर बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक, देखिएगा गुलाम वंश से थे, जो कि दिल्ली सल्तनत का एक पार्ट था, सिलेब डायनेस्टी। अलाउद्दीन खिलजी तो सभी को पता है, खिलजी वंश से संबंधित थे। इल्तुतमिश की बात करेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक के कौन थे, दामाद थे, तो गुलाम वंश से ही संबंधित रहे होंगे। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक आपके तुगलक वंश से संबंधित थे। और इनके साम्राज्य में एक व्यक्ति आया था जिसे कहते हैं इब्न बतूता। तो इब्न बतूता किसके समय भारत आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आता था। एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से इनको हम जानते हैं। तो 13वीं शताब्दी में उसने भारत में प्रवेश किया था इब्न बतूता ने। ठीक है, और किताबुर रहला नामक ग्रंथि यानी कि ग्रंथ को उसने लिखा था। ठीक है, इल्तुतमिश देखिएगा दिल्ली सल्तनत का अगर वास्तविक संस्थापक या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं तो इल्तुतमिश को कहा जाता है, लेकिन गुलाम वंश का संस्थापक जो है वो किसे कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, तो यहां से हमने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी का एक बहुत बेहतरीन सेनापति था जिन्हें कहते हैं मलिक काफूर। मलिक काफूर जो थे अलाउद्दीन खिलजी के बहुत ही फेमस सेनापति थे। और इनको उसने चित्तौड़ यानी कि रतन सिंह को जब हराया था तो इसी को भेजा था सबसे पहले उसने। बाकी कहानी हम हिस्ट्री में कई बार पढ़ भी चुके हैं मुगल वंश के अंतर्गत।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर होगा। कह रहे जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो जनगणना 2011 यानी कि जनगणना जो होती है वो 10 वर्षों के अंतराल पर होती है। तो अगर बात करें कि भारत की पहली जनगणना कब हुई, तो 1872 में पहली जनगणना हुई और 1881 में ये बात कह दी गई कि लगातार हर 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना कराई जाएगी, यानी कि हर 10 वर्ष के अंतराल पर क्या कराई जाएगी? जनगणना कराई जाएगी। एक बात चालू हो गई थी। तो जब लॉर्ड म्यू के शासनकाल में 1872 में पहली बार जनगणना करी गई थी, उसके बाद इस जनगणना को मान्यता नहीं मिली थी और कहा गया था कि नियमित रूप से जनगणना 1881 में चालू होगी। तो नियमित रूप से बात करेंगे तो प्रश्न बनता है कि नियमित रूप से जनगणना किसके समय में चालू हुई? तो लॉर्ड रिपन के समय में। लेकिन अगर बात करें लॉर्ड रिपन का शासनकाल 1880 से लेकर 1884, इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है और इन्हीं के समय में 1881 में पहली बार नियमित रूप से जनगणना चालू हो गई और कहा गया कि दशक के आधार पर जनगणना की जाएगी, यानी कि 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाएगी। तो 2021 की भी जनगणना का रिजल्ट आने वाला है और 1872 में पहली जनगणना, ठीक है। और लॉर्ड म्यू के शासन की बात करेंगे तो 1869 से लेकर 1872 और पहले ऐसे वायसराय थे जिनकी मृत्यु उनके शासनकाल के दौरान हो गई थी, इसलिए शासनकाल 3 वर्षों तक ही था और नियमित रूप से जनगणना कर दी गई। अब प्रश्न है कि लिंगानुपात, यानी कि लिंगानुपात जो है वो किसका सबसे ज्यादा है? तो महाय डिस्ट्रिक्ट का, पांडिचेरी में सबसे ज्यादा है। अगर राज्यों में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा किसका? केरल का। और उत्तर प्रदेश में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा किसका है? जौनपुर का। और सबसे दूसरे नंबर पे क्या है? आजमगढ़। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रखें। दूसरे नंबर पे क्या? आजमगढ़ है। पहले नंबर पे क्या है? जौनपुर है। ठीक है, तो 2011 के अनुसार बात हमने करी, सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो महाय। ठीक है, तो अब स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन को कहते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। किसने? लॉर्ड रिपन ने कर दिया 1881 में। ठीक है, और इस पर मैं प्रश्न भी आपको करा चुका हूं। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया आज तक। भारत के संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता है जिनकी संख्या निम्नलिखित में से अधिक ना हो। जिनकी संख्या इतने से अधिक ना हो उसमें पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता है। पंचायतों की अगर बात करेंगे तो देखिएगा पंचायतें, ठीक है, चलिए पंचायतों की अगर बात करें तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची, भारतीय संविधान में कुल मिलाकर जो अनुसूचियों की जो संख्या है वो है 12। तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत भारतीय संविधान की सूची को जोड़ा गया था और जोड़ने के बाद में इसमें पंचायतों को रखा गया था। किसको रखा गया था? पंचायतों को। तो पंचायतों को रखा गया था, लेकिन भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 40, जिसमें कहा जाता है ग्राम पंचायतों का गठन। ये राज्य के नीति निषेध तत्वों के अंतर्गत आता है ग्राम पंचायतों का गठन। और यहां से अगर हम बात करें कि पंचायतें जो हैं वो भारतीय संविधान का एक हिस्सा है, लेकिन 11वीं अनुसूची के तहत हिस्सा है और 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। फिर पंचायतों की व्यवस्थाओं को स्थापित किया गया और इसमें 29 सब्जेक्टों को रखा गया। कितने विषयों पर चर्चा करते हैं पंचायतें? 29 सब्जेक्टों पर चर्चा करते हैं। पंचायतों का इलेक्शन लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 21 वर्ष होनी चाहिए। और वोट डालने की जो आयु थी पहले 21 वर्ष थी, लेकिन हटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये किया गया था 61 संविधान संशोधन 1988 के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई?
18 वर्ष कर देगी, तो हम 21 वर्ष में इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन मतदान कर सकते हैं हम कौन से वर्ष में? तो मतदान करना हमारा कानूनी अधिकार है और मतदान हम कर सकते हैं 18 वर्ष में। तो प्रश्न है कि कहां पर पंचायतों का गठन नहीं किया सकता है? जिन की संख्या किसने कम हो? 20 लाख से कम हो। आंसर नंबर डी। अगर 20 लाख से कम होती है तो पंचायतों का गठन नहीं किया जाएगा। पंचायतों की संरचना की बात करेंगे तो पंचायतों से संबंधित आर्टिकल है आपका 243 बी, 243 बी। ठीक है, ऐसे पंचायतों से कई सारे संबंधित आर्टिकल है। कितने विषय रखे गए हैं? तो 29 विषय रखे गए हैं। 13वां संविधान संशोधन के तहत स्थापित किया गया था किसको? पंचायतों को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। कहना भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी किसके प्रति? सामूहिक रूप से। तो देखिएगा अनुच्छेद 29, 75, 35, 302। अगर बात करेंगे संसद, तो संसद के दो पार्ट होते हैं। एक होती है राज्यसभा और दूसरा पार्ट होता है लोकसभा। क्या होती है? एक होती है राज्यसभा और दूसरा पार्ट होता है आपका लोकसभा। अब ये भी कंफ्यूजन बनता है कि किस आर्टिकल में। तो देखिए 79 अनुच्छेद में आपकी क्या है? संसद है। उसके बाद 80 अनुच्छेद में आपकी राज्यसभा है और 81 आर्टिकल में क्या है? आपकी लोकसभा है। हम याद कर सकते हैं सरला, सा से संसद, रा से राज्यसभा और ला से लोकसभा। 79, 80 और 81 के अंतर्गत हम स्थापित कर सकते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत होती है? आर्टिकल नंबर 93। तो लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की नियुक्ति होती है वो आर्टिकल नंबर 93 के अंतर्गत होती है। और लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो फर्स्ट अध्यक्ष आप लोकसभा जीबी मालवंकर। कौन थे? जीबी मालवंकर थे इसके अध्यक्ष आपके। ठीक है, इसको याद रखिएगा। वर्तमान में जो लोकसभा की जो सीटें हैं, ये कितनी सीटें हैं? 545 प्लस 5 और प्लस 2, यानी कि टोटल सीटें 552 होती हैं। लेकिन अब 2 को कम कर दिया गया है तो कितनी सीटें बची हैं आपके? ठीक है, 550। लेकिन स्थिति कितने पर बनती है आपकी? 545 सीटों पर स्थिति बनती है। तो लोकसभा यानी कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। आर्टिकल नंबर कितना? 75। कितना? आर्टिकल नंबर 75। ये किससे संबंधित है? ये अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित है, अल्पसंख्यकों से संबंधित है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे अल्पसंख्यक, तो भारत में कई सारे अल्पसंख्यक हैं, जैसे मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, ईसाई, बौद्ध, सिख, पारसी। तो 5 श्रेणियों को रखा गया था अल्पसंख्यक में। लेकिन 2014 में इसमें एक अल्पसंख्यक की श्रेणी में और रख दिया गया, जैन धर्म को। तो अल्पसंख्यक में सबसे ज्यादा जो प्रतिशत है वो किसका है? मुस्लिम धर्म का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। तो हिंदुओं को अल्पसंख्यक की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है? ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है। कौन सी आहार नलिका है? आहार नलिका कौन सी होगी? ठीक है, ग्रास नली होगी आपकी आहार नलिका। ओके, कौन सी है? ग्रास नली आपकी आहार नलिका होगी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है? पश्चिम बंगाल, नागालैंड, कर्नाटक या आपका राजस्थान। तो सबसे ज्यादा जूट कहां पर मिलेगा आपके? पश्चिम बंगाल में मिलेगा। पश्चिम बंगाल किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे। हुगली नदी के किनारे है और हुगली नदी पर एक डैम बना है जिसे कहते हैं फरक्का डैम। फरक्का बांध कहते हैं इसको। ठीक है, किस नाम से जानते हैं हम इसको? फरक्का बांध के नाम से इसको हम जानते हैं। और पश्चिम बंगाल में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी बना है जिसे हम कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा जो है वो आपके दो नदियों के संगम पर है, एक तो गंगा और दूसरा आपके ब्रह्मपुत्र। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है कि इसमें सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं
और सुंदरी वृक्ष जो होता है वो आपके मैंग्रोव जाति का होता है। मैंग्रोव, मैंने आपको पहले ही प्रश्न में पढ़ाया था कि मैंग्रोव जाति सबसे ज्यादा कहां पर, पश्चिम बंगाल में। जूट सबसे ज्यादा कहां पर, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। और अगर विश्व में बात करेंगे तो बांग्लादेश का पहला स्थान होता है जूट के अंतर्गत। ठीक है। तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सभी को पता होगा कहां पर है, आपके मणिपुर में है। और मणिपुर में किस झील के अंतर्गत है? तो लोकटक। लोकटक झील के अंतर्गत है, जिसका नाम क्या है? किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है। तो भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो किस राज्य में है? आपके मणिपुर में है। किस राज्य में है? आपके मणिपुर में है, जिसका नाम है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ओके, चलिए अगला प्रश्न। ब्लू जीन परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है? जिन संपादन से, मानव जीनोम से, या संगणक से, या आनुवंशिक रूप से रूपांतरित जीव से। अगर मैं बात करूं, क्या है आपके ब्लू जीन, आनुवंशिक की बात करेंगे, जेनेटिक्स बोलते हैं। किसे बोलते हैं? जेनेटिक्स। पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि पीढ़ी पीढ़ी से जो हमारा जन्म होता है, जो हमारे लक्षण आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। और आनुवंशिक का जनक जो है किसे कहते हैं? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। इन्होंने सबसे पहले मटर के पौधे पर, मटर के पौधे पर आनुवंशिक की क्या करी थी? खोज करी थी। तो ब्लू जीन परियोजना जो है वो किससे संबंधित है? तो जीन संपादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है। कहना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, इसमें पूछा गया है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इसमें ये तो लिखा नहीं है कि भारतीय कौन थी। ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। भारत की पहली महिला स्नातक, ठीक है, देखिएगा, कादम्बिनी गांगुली जो है भारत की पहली महिला, पहली महिला स्नातक व फिजिशियन। ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना, पहली महिला स्नातक व पहली महिला फिजिशियन। ठीक है। तो कादम्बिनी गांगुली जो है वो भारत की पहली महिला स्नातक और फिजिशियन थी। और भी इनके बारे में, आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में भाषण देने वाली, में भाषण देने वाली पहली महिला, आईएनसी में भाषण देने वाली पहली महिला कौन है? आपकी गांगुली है। ठीक। उसके बाद तो सरोजिनी नायडू की बात करेंगे तो देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसे हम बोल सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, शॉर्टकट में बोले तो आईएनसी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आईएनसी ही बोला जाएगा। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कब बनी थी? तो 1925 में कानपुर अधिवेशन में, 1925 में, 1925 में कानपुर अधिवेशन, जिसे उत्तर भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। तो कानपुर अधिवेशन में अब प्रश्न अगर पूछा था भारत की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष बताइएगा, तो होगा क्या? तो होगा सरोजिनी नायडू। लेकिन अगर बात करें कि आंसर कौन सा होगा, तो आंसर होगा एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, 1917 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता संभाली थी इन्होंने। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? एनी बेसेंट। विजया लक्ष्मी पंडित की बात करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा
कि पहली महिला अध्यक्ष, कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कब बनी थी? तो बनी थी 1953 में। कब बनी थी? तो 1953 में बनी थी। स्पष्ट होगा आपको, चारों के चारों आंसर आपको स्पष्ट होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है तो देखिएगा। भारतीय संविधान के भाग नंबर 2 की बात करेंगे तो क्या है इसमें? सिटीजनशिप। सिटीजनशिप का मतलब होता है आपकी नागरिकता। ठीक है, क्या है? नागरिकता है आपका सिटीजनशिप। ठीक है, भाग नंबर 4 की बात करेंगे तो डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या बोल सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भाग नंबर 6 की अगर बात करेंगे तो भाग नंबर 6 में क्या है आपके? राज्य सरकार है। भाग नंबर 5 में आपकी केंद्र सरकार है। और अगर भाग नंबर 8 में बात करेंगे तो क्या है आपके? केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। अभी कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं आप में? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत अभी आपके वर्तमान समय में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, दिल्ली हो गया, पांडिचेरी हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, ये सब कैसे हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके। तो आंसर कैसे हुआ? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है? ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई कौन सी है? नॉट है, डॉप्सन है, फाइज है, मैक्सवेल है। तो सभी को पता है ओजोन परत के मापने की जो इकाई है वो क्या है आपके? डॉप्सन। तो ओजोन परत अगर बात करेंगे तो देखिएगा, ओजोन परत क्या करती है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने का कार्य करती है। तो सूर्य से आने वाली जो भी यूवी किरणें हैं, जो भी अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, उनको 98% क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। और ये ओजोन परत जो है, ओजोन लेयर किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में। समताप मंडल में आपकी ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। पृथ्वी की जो सबसे निचली परत होती है उसे क्षोभ मंडल बोलते हैं। तो दूसरी परत होती है उसे समताप मंडल बोलते हैं। समताप मंडल जो होता है वो क्या होता है? मौसमी घटनाओं से पूरी तरह से मुक्त होता है। तो हम लिख भी सकते हैं कि मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है। मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि वायुयान कहाँ पर उड़ते हैं? तो वायुयान समताप मंडल में उड़ते हैं। किस मंडल में वायुयान नहीं उड़ सकते हैं? तो क्षोभ मंडल में नहीं उड़ सकते, क्योंकि उसमें मौसमी घटनाएं आपके होती हैं। तो ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन लेयर जो है वो आपके किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत संरक्षण दिवस हम मनाते हैं 16 सितंबर को। कब बनाते हैं? 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर को होता है। ठीक है, याद रखिएगा। कह रहे कौन सी चट्टान को प्राथमिक चट्टान के रूप में जाना जाता है? कार्यांतरित चट्टान, अग्नेय चट्टान, या अपसादी शैलों को? ठीक है, तो किन चट्टानों को जाना जाता है? इसलिए जाना जाता है, सबसे पहले पृथ्वी पर प्राथमिक चट्टान अग्नेय चट्टान ही बनी थी। अपसादी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो प्रश्न बनेगा कि किन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो अपसादी चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो प्राथमिक चट्टानों के रूप में किसे जानते हैं? अग्नेय चट्टानों को हम प्राथमिक चट्टानों के रूप में जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय ऋण सांख्यिकी किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ। आईएमएफ की अगर बात करेंगे मुख्यालय कहां पर है? तो आपके वाशिंगटन में। वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया।
किस नदी के किनारे है वॉशिंगटन? तो पोटोमैक नदी के किनारे, पोटोमैक रिवर के किनारे है आपका वॉशिंगटन। ठीक है। विश्व बैंक की बात करेंगे तो विश्व बैंक का भी मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व बैंक का भी मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन में है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसको बोलेंगे जिनेवा में है। और ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वियना में है, ओपेक का मुख्यालय। तो प्रश्न ये है कि अंतर्राष्ट्रीय ऋण सांख्यिकी किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो कौन प्रकाशित करता है? तो उसको प्रकाशित करता है विश्व बैंक। कौन सा बैंक प्रकाशित करता है? विश्व बैंक इसको प्रकाशित करता है, जिसका मुख्यालय जो कहां पर है आपके, ठीक है, वाशिंगटन डीसी में इसका क्या है? मुख्यालय है। ओके, तो देखिएगा आज के प्रश्न 122, यानी कि आज भी हमने कुल मिलाकर 20 प्रश्न पढ़े हैं। ठीक है, तो आप लगातार सीरीज पर बने रहिएगा और आपको अच्छे से अच्छे एकदम बेहतरीन क्वेश्चन को कराया जा रहा है। ठीक है, तो आप एक काम करिएगा, सबसे पहले तो व्हाट्सएप ग्रुप पे सभी को लिंक शेयर कर दीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ना है, इंस्टाग्राम पेज से भी आपको जुड़ना है और फेसबुक से भी आपको हमसे जुड़ना है। तो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, एक ज्ञान जीएस का परिवार है आप लोगों के लिए। आप जितनी मेहनत करोगे उससे 4 गुनी ज्यादा मेहनत हम कर लेंगे और आपका सिलेक्शन यूपी पैट का टारगेट है कि 92-100, ठीक है, 92 लेके आना है हमको, किसमें? 100 में से। ओके, अभी देखिएगा अभी क्लास चल रही है। ठीक है, उसके बाद कंप्लीट हिस्ट्री की एक क्लास आपके लिए होगी, इसमें टोटल हिस्ट्री यानी कि जो हमारी 5 नंबर की पूछी आ रही है वो होगी। ऐसी आपकी ज्योग्राफी की क्लास होगी कंप्लीट। ये क्लासें हमारे अक्टूबर शेड्यूल में है, तो 5-5 नंबर। ऐसे ही हमारी इकोनॉमिक्स की जो क्लासें होंगी 5-5 नंबर। करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था किस प्रकार से क्लासों को डिजाइन करेंगे। जुलाई के एक ही दिन में सफाया कर देंगे, फिर जुलाई के बाद अगस्त की सफाया कर देंगे, अगस्त बाद सितंबर की, सितंबर 15 अक्टूबर तक की करंट अफेयर्स को सफाया कर देंगे एक ही एक दिन में। तो कुल मिला के 100 प्रश्न, यानी कि 50-50 प्रश्नों की 2 वीडियो आपके लिए जुलाई, 50-50 की 2 वीडियो आपके लिए अगस्त, फिर सितंबर 50-50 नंबर की। ठीक है, ऐसे कुल मिला के हम समाप्त कर देंगे। ज्यादा नहीं करंट अफेयर्स पढ़ना है आपको, 300 से लेकर 400 क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, अब हम मिलेंगे 7th नंबर की क्लास में, यानी कि 6 क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं आज तक। ठीक है, और 6 क्लासों में हम टोटल मिला के 122 प्रश्न पढ़ चुके हैं। अगर आप बहुत ही अच्छी तरह से लगातार पढ़े होंगे तो आपको पता है कि कितने क्वेश्चन अभी तक हमने पढ़े हैं। अगर आप नोट्स बनाते होंगे तो आपको लगता होगा ये विभिन्न एग्जामों में आ भी सकते हैं, एसएससी सीजीएल में आते हैं, एमटीएस में आते हैं। यूपी पैट की तो क्लास क्या अभी पेपर होने वाला है, इसलिए लगातार यूपी पैट स्थिति में, मजबूत स्थिति में बना हुआ है। लेकिन अभी हम कुछ दिनों बाद आरओ एआरओ की बात करेंगे, यूपीपीसीएस सभी के लिए सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। अभी क्लास आपकी किसी भी दिन छूटेगी नहीं, डेली बेस पे आपकी क्लास होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप जो भी वॉच करते हैं उसके लिए धन्यवाद, और कमेंट्स बताइएगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करिएगा, जिससे हमें पता चले कि हम जो भी आपको पढ़ाना है क्या वो आपको समझ में आ रहा है। ज्यादा से ज्यादा लिंक को शेयर कर दीजिएगा लोगों के साथ में। आप लोगों के पास बहुत प्लेटफॉर्म है, अगर आप थोड़ी सी हमको लाइक कर देंगे तो शायद आपका कुछ जाता नहीं है उसमें, लेकिन आप हमें इसमें क्या एनर्जी मिलती है कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को समझ में आ रहा है, वो स्टूडेंट के लिए समझ में आ रहा है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोबारा फिर से मिलेंगे अपनी नई क्लास यानी कि 7 क्लास में। ओके।